बिहार स्पेशल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अभी ये एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद मिडावल और हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे और इसी सीक्वेंस में आपको बिहार स्पेशल हम पूरा डिटेल में करवा देंगे। साथ ही बिहार स्पेशल के अलावा अभी करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है तो वो भी कंटिन्यू रहेगा और करंट अफेयर्स भी कंटिन्यू रहेगा। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, और करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए जो आप लोग बार बार कर रहे हो ना, वो ऐप पे अवेलेबल है, क्लास और नोट्स दोनों पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहां से ले सकते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंपल है ये शिशुनाग, इसको हम लोग बिहार स्पेशल में भी पढ़ते हैं और जो कोई भी एग्जाम होता है ना वहां पे भी हम लोग देखते हैं। शिशुनाग वंश के मतलब शिशुनाग ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी, ये सवाल है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और काशी। तो शिशुनाग के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो वैशाली को बनाई गई थी, पटना से राजधानी वैशाली लेके चले गए थे। शिशुनाग ने इनमें से किसे मगध में नहीं मिलाया, अवंती, वत्स, कौशल, कलिंग। इनमें से अवंती को शिशुनाग ने मगध में मिलाया था, कौशल वत्स को भी मिलाया था और कौशल को भी मिलाया था। कलिंग को शिशुनाग ने मगध में नहीं मिलाया था। इसके अलावा कालाशोक से संबंधित शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, उससे संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, पहला स्टेटमेंट सही है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, ये भी सही है। दूसरा, बौद्ध संगति कालाशोक ने वैशाली में करवाई थी, ये भी ठीक है। लेकिन कालाशोक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, ये गलत है, यानी डी ऑप्शन गलत है। शिशुनाग वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था, शिशुनाग, सिमुप, नंदीवर्धन या कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना 340 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी, महापदम नंद, धनानंद, सूर्यानंद या कृष्णानंद। तो इसका आंसर होगा महापदम नंद। महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और महापदम नंद को पुराण में उग्रसेन, सर्व छत्रांग तक, दूसरा परशुराम अवतार, एक राट आदि भी पुराण में कहा गया है। भारतीय इतिहास में पहला शूद्र शासक किसे माना जाता है, महापदम नंद, धनानंद, सूर्यानंद या कृष्णानंद। देखिए, शूद्र शासक महापदम नंद को माना जाता है क्योंकि इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। धनानंद भी उस हिसाब से शूद्र ही शासक हुआ, लेकिन चूंकि महापदम नंद ने पहले किया था तो आंसर होगा महापदम नंद। अगर नंद राजवंश होता या नंद वंश होता, कलिंग हो, खारवेल वंश होता, ऐसे करके अगर मौर्य वंश होता तो हम नंद वंश को चुनते। विंध्य और दक्षिण में मगध का विजय पताका को लहराने वाला पहला मगध शासक, विंध्य और दक्षिण में महापदम नंद, अशोक, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अजातशत्रु। तो इसका आंसर होगा महापदम नंद। महापदम नंद ने मगध का जो विजय पताका था वो दक्षिण में भी लहराया और ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। महापदम नंद ने अशोक के पहले ही कलिंग को जीत लिया था एक बार। महापदम नंद द्वारा कलिंग विजय के संबंध में जानकारी कहां से मिलती है, खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, महापदम नंद द्वारा पाटलिपुत्र अभिलेख, अशोक के कलिंग अभिलेख या अशोक का सहगौरा अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से महापदम नंद के द्वारा कलिंग की जानकारी मिलती है। और ये खारबेल का है, ये पता है आप लोगों को, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना भी है। वहां से जैन मुनि की प्रतिमा लेके आए थे और वहां एक नहर भी बनवाया था, इसका उल्लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, कार्यानंद, बालानंद, कृष्णानंद। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर होगा धनानंद। और ये धनानंद सिकंदर के कंटेम्पररी था, यानी समकालीन था। धनानंद के लिए यूनानी लेखक ने किस नाम का प्रयोग किया है, यूनानी लेखक धनानंद को क्या कहते हैं, हेरोडोटस, एंड्रोकोटस, अग्रमीज या डाइमेकस। तो यहां पे आंसर होगा अग्रमीज। धनानंद के लिए यूनानी लेखक अग्रमीज शब्द का प्रयोग करते हैं। और धनानंद के पास भी एक विशाल सेना थी और इन्होंने हिमालय से लेकर गोदावरी तक और सिंधु से लेकर मगध तक के साम्राज्य को अपने अधिकार में लिया था। याद रखिएगा, धनानंद ब्राह्मण विरोधी था, इसीलिए ब्राह्मणों से इन्होंने कोई भी राज्याभिषेक टाइप की चीजें नहीं करवाई थी, इवन ये अपमान ही किया करते थे। नंद वंश का अंत किसने किया, तो किसने किया, मौर्य वंश ने किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का अंत किया गया।
पाणिनि के रचनाकार अष्टधाई किस नंद शासक के मित्र थे? पाणिनि के अष्टधाई के रचनाकार जो पाणिनि थे वो नंद वंश के किस शासक के मित्र थे? महापद्म नंद, धनानंद, कार्यानंद और अजातशत्रु। आंसर होगा महापद्म नंद के मित्र थे। नंद वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के फॉलोअर थे? मेनली किस धर्म के फॉलोअर थे? बौद्ध, जैन, शिव या वैष्णव? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। ये बेसिकली बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म से तो इनको चिढ़ था भाई। इसके बाद निम्नलिखित में से फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसीलिए उसको 9 चंद भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है नंद शासक ने खाटलक और स्थूलभद्र जैसे जैनियों को मंत्री नियुक्त किया। नंद वंश के कुल शासक ने 22 वर्षों तक शासन किया। धनानंद के द्वारा चाणक्य को अपमानित किया गया। और ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, आंसर ई हो जाएगा। और इसी का बदला धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से लिया था। मौर्य वंश के आंसर के क्वेश्चन को हटा दिया गया है, गुप्ता को हटा दिया गया है, उसको यहाँ से मतलब नहीं है, वो आप मतलब उसके सारे फैक्ट्स सबको पढ़ने हैं। परवर्ती गुप्त शासक से मतलब है, उसको लिया गया है। परवर्ती गुप्त शासक के संस्थापक किसे कहते हैं? परवर्ती गुप्त, पुष्यगुप्त, कृष्णगुप्त और देवगुप्त। तो आंसर इसका होगा परवर्ती गुप्त शासक वाला, वो होगा कृष्णगुप्त। यानी कृष्णगुप्त को परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक माना जाता है। इसी वंश के अंतिम शासक यानी परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? जीवित गुप्त द्वितीय, पुष्यगुप्त, कृष्णगुप्त और रामगुप्त। तो इसका आंसर है जीवित गुप्त द्वितीय। परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, यशोवर्मन, शशांक और आदित्य सेन। तो पहले तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त। और इसकी हत्या किसने की? तो यशोवर्मन ने किया है। ठीक नहीं, ये मतलब जीवित गुप्त है। एक मिनट। तो जीवित गुप्त तो सबसे पहले के अंतिम शासक हैं और इसकी हत्या कही है यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन कौन है? तो कन्नौज का शासक है। इसने मगध पे अधिकार कर लिया था। परवर्ती गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था जिसने चक्रवर्ती गुप्तों से स्वयं को स्वतंत्र किया, यानी खुद को आजाद किया? कृष्णगुप्त तृतीय, कृष्णगुप्त, देवगुप्त और रामगुप्त। इसका आंसर होगा, मतलब इसमें पूछा आपसे ये गया है कि परवर्ती गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चक्रवर्ती गुप्त से खुद को अलग किया, तो आंसर होगा कृष्णगुप्त तृतीय। इन्होंने कोई भी मतलब उनसे नहीं जोड़ा। आंसर होगा कृष्णगुप्त तृतीय। और ये पहला एक तरह से इस वंश का स्वतंत्र शासक माना जाता है जिन्होंने चक्रवर्ती गुप्तों से खुद को अलग किया और मगध की सत्ता प्रयाग तक इनके दौरान फैल गई थी। किस परवर्ती गुप्त शासक के काल में गौड़ वंश के शासक शशांक ने मगध पे आक्रमण किया था? माधवगुप्त, कृष्णगुप्त, देवगुप्त और रामगुप्त। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गौड़ शासक शशांक के द्वारा देवगुप्त के टाइम में अटैक किया गया था। और एक मिनट यहाँ पे ये सवाल है कि देवगुप्त के काल में बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने मगध पे अटैक किया था और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो सवाल उठता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है ना, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो उस समय यही फैक्ट आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के समय कौन परवर्ती गुप्त शासक था? यहां पे एक छोटी सी स्टोरी है। माधवगुप्त, कृष्णगुप्त, देवगुप्त और रामगुप्त। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माधवगुप्त। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त ने और शशांक ने मिलकर क्या किया, ग्रहवर्मन की, मौखरी वंश की ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और वो जो था वो हर्ष का बहनोई था। इसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने अटैक किया। उन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन शशांक के हाथों मारे जाते हैं और हर्षवर्धन सत्ता संभालते हैं। लेकिन उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम में परवर्ती गुप्त शासक माधवगुप्त आ जाता है, जो कि काफी नेचर के अच्छे थे। तो इन दोनों में फिर एक अच्छा रिलेशन हो जाता है। यहां पे एक और फैक्ट है कि हर्ष ने परवर्ती गुप्त शासक माधवगुप्त को बिहार में अपना प्रतिनिधि बनाया। लेकिन जब इनकी मौत हो जाती है, यानी माधवगुप्त की मौत हो जाती है, तो अचानक से अराजक की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसी में एक वही लोकल राजा है अर्जुन, उन्होंने कुछ चीनी यात्रियों को नुकसान पहुंचाया। इसका बदला लेने के लिए चीन, यानी चीन मतलब तिब्बत और नेपाल की संयुक्त सेना ने आक्रमण कर दिया बिहार पर और लंबे समय तक इसको अपने अधिकार में रखा। बाद में परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन ने बिहार को आजाद करवाया था। तो ये फैक्ट है यहाँ पे। किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, कृष्णगुप्त और हरिलाल गुप्त। तो सिंपल सा फैक्ट है, सी आंसर होगा कृष्णगुप्त का। किस परवर्ती गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे ने भारत यात्रा की थी? माधवगुप्त, देवगुप्त, कुमारगुप्त, आदित्य सेन। आंसर होगा आदित्य सेन। आंसर है आदित्य सेन। अब आगे, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले यह बताइए कि कर्नाट वंश था कहां, इसका आप जवाब दीजिए। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नन्यदेव, हरि सिंह, नरसिंह देव और गंगदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा नन्यदेव। इसके संस्थापक जो हैं वो नन्यदेव थे। नन्यदेव किस पाल शासक के शासनकाल में तिरहुत में, कौन से पाल शासक थे जिसके टाइम में तिरहुत में कर्नाट डायनेस्टी की स्थापना की? जवाब मिल गया होगा, कर्नाट तिरहुत का है। गोपाल, धर्मपाल, रामपाल और देवपाल। तो आंसर होगा रामपाल। रामपाल के टाइम में नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना तिरहुत में की थी और इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि भी धारण की थी। निम्नलिखित में से किसने नेपाल की तराई स्थित सिमरावगढ़ को कर्नाटक की राजधानी बनाया था? नन्यदेव, हरि सिंह, नरसिंह देव और गंगदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगदेव। आंसर होगा डी, गंगदेव। एक्चुअली गंगदेव ने नेपाल के तराई में सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उस समय कर्नाट वंश के राजा कौन थे? नन्यदेव, हरि सिंह, नरसिंह देव और गंगदेव। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नरसिंह देव। जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था तो कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे, लेकिन ये समझदार थोड़े से थे, सोचे कि इससे ज़्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने नजराना और पैसे देकर उनको संतुष्ट किया और इस तरह से उनके राज्य को छोड़ दिया गया। किस कर्नाट राजवंश के शासक के समय तुर्क सेनापति तुगन ने अटैक किया था? तुगन ने राम सिंह देव, विराट सिंह, नरसिंह देव और गंगदेव। तो इसका आंसर होगा राम सिंह देव। ठीक है, राम सिंह देव के समय तुगन ने अटैक किया था और तिब्बत यात्री धर्म स्वामी ने भी इसका जिक्र किया है। कर्नाट वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? नन्यदेव, हरि सिंह, नरसिंह देव या गंगदेव। तो इसका आंसर होगा हरि सिंह। हरि सिंह एक्चुअली बहुत बड़े योद्धा तो नहीं थे, लेकिन वो एक सांस्कृतिक और रिफॉर्मर के रूप में याद किए जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कर्नाट वंश का समकालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा नन्यदेव, हरि सिंह, नरसिंह देव। तो इसका आंसर भी हरि सिंह होगा। और फाइनली किसके आक्रमण के बाद हरि सिंह भागकर नेपाल चले गए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुर्क सेनापति तुगन, बख्तियार खिलजी। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय हरि सिंह हार गए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरि सिंह भागकर नेपाल चले गए थे। ठीक है, हरि सिंह भाग के नेपाल चले गए थे। हारे थे वो गयासुद्दीन तुगलक में भी, लेकिन बच गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक तो कब्जा करने ही गया था, तो इनको भाग के जाना पड़ा। उसके बाद इनकी ख्याति और बढ़ी। किस कर्नाट शासक को महान समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है? तो हरि सिंह को ही इन्होंने महान समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। मिथिला को, समाज को इन्होंने एक नया रूप दिया था। नेपाल में तेलुज देवी नामक पूजा किसने शुरू करवाई? तो हरि सिंह, नन्यदेव, नरसिंह देव, गंगदेव। सेम ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका नाम होगा हरसिंह देव।
ठीक है, तो इन्होंने तेलुस देवी का नाम जो पूजा है वो स्टार्ट करवाया। इतना ही नहीं, पंजी प्रथा कर्नाट वंश के किस शासक के टाइम में पंजी प्रथा स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर भी होगा हरि सिंह। हरि सिंह के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था। पंजीकारों यानी रजिस्ट्रार का एक नया क्लास आया। तो आज जो आप पंजीकार या रजिस्ट्रार का क्लास देखते हैं ना, ये उसी समय का है, ये उसी समय का है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। आंसर गोपाल, पता है आपको। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? गोपाल, धर्मपाल। तो आंसर ऑब्वियसली धर्मपाल होगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में किस पाल शासक ने दिया था? तो इसको दिया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ने इसलिए दिया था कि ताकि उस यूनिवर्सिटी का खर्चा चल सके। अब किस पाल शासक ने जावा के राजकुमार बालपुत्र देव के अनुरोध पे, उनके रिक्वेस्ट पर, ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पर नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। तो इसका आंसर होगा सी, देवपाल। और देवपाल ने जावा राजा बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में विहार बनाने की अनुमति ही नहीं दी, बल्कि उसको चलाने के लिए 5 गांव भी दान में दिया था। किस पाल शासक के द्वारा राजधानी मुंगेर बनाई गई थी? यानी किस पाल शासक ने मुंगेर को राजधानी बनाया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल? तो इसका आंसर होगा देवपाल ने यह काम किया था। बिहार शरीफ की उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और रामपाल। आंसर होगा गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाल काल किस धातु के मूर्ति की प्रतिमा के लिए विख्यात है? पाल का जो टाइम है किसके लिए विख्यात है? कांसे के लिए, ब्रॉन्ज, तांबा, चांदी या लोहा? तो इसका आंसर होगा कांसा। ठीक है, कांसे के लिए यह विख्यात है। पाल काल में कांसे की बनी मूर्ति का निर्माण, यहाँ पे फैक्ट ये है कि पाल काल में जो कांसे की मूर्ति बनती थी उसकी शैली को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? धीमन, बिठपाल, देवपाल और नैपाल। धीमन, बिठपाल, देवपाल और नैपाल। इसका आंसर होगा ई। धीमन और बिठपाल दोनों को ही, और खास करके सांची में कांसे का मूर्ति ढालने का कला इन्होंने खोजा था। अब ये धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी हैं? नालंदा, भागलपुर, पटना, सिमरावगढ़। तो इसका आंसर होगा ए, नालंदा के। पाल काल में श्रीनगर, क्वेश्चन है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था? मगध, अंग, वज्जी और अस्मक। यानी पाल काल में एक नाम था श्रीनगर भुक्ति, किसको कहते थे? तो आंसर होगा मगध को कहा जाता था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप कहां से मिला है? भित्ति रूप पटना, नालंदा, पटना, नवादा और बैरकपुर। तो इसका आंसर होगा नालंदा से मिला है। तो इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री आपका हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिडाइवल का आएगा, फिर मॉडर्न करेंगे और समाप्त हो जाएगा ये हिस्ट्री।